जी भाईजान, आपकी थोड़ी टेंशन चाहिए मुझे। जो नोट जा रहे हैं उनकी तरफ मत देखें, इधर देखें। ये चार चीजें आपने देखनी हैं और मैंने फिर इसके बाद जो है कुछ फर्क आपसे पूछने हैं, लेकिन बड़ी अटेंशन से आपने बात सुननी है। ये बकरा है, अच्छा चलो ठीक है। ये फिशेस हैं पॉन्ड के अंदर, ये छलनी है, ये लकड़ी का दरख्त लगा हुआ है जो कटा हुआ है, और इधर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। इधर मैं आपको दरख्त नहीं दिखाना चाह रहा, दरख्त पे लगा हुआ सिर्फ सेब देखना है आपने, दरख्त पे लगा हुआ सेब देखना है। ये पांच चीजें आपके सामने आ गई। ये बिल्कुल आपसे आज एक नई बात करने लगा हूं। ये पांच चीजें आपके सामने आ गई। इन पांच चीजों को अलग कैटेगराइज किया जाता है डिस्क्लोजर पर्पस के लिए। इन दो को अलग, इन दो को अलग। ये भैंस और ये दरख्त, ये मैंने नहीं बताया हुआ अभी क्यों इनको अलग कैटेगराइज किया जाता है। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है आज। आप जरा कोई फर्क सोचें, ये पांच और ये दो। ये बकरी मैंने इसलिए नहीं लिखा यहां पे, तस्वीर में जो मर्जी बनी हो उसको छोड़ें। बकरी मैंने इसलिए नहीं लिखा यहां पे कि इट इज फॉर मिल्क नहीं है, ये बकरा है। इट इज फॉर सेल, इट इज फॉर, ये बकरा बिक जाएगा और खुद भी चला जाएगा, मतलब यही है ना। ये फिशेस बिक जाएंगी, खुद भी चली जाएंगी। ये छली जाएगी तो खुद भी चली जाएगी। ये लकड़ियां जाएंगी, खुद चली जाएंगी। दरख्त खत्म हो जाएंगे, ये फल जाएगा और चला जाएगा। लेकिन ये दोनों जो है वो मर्दों की तरह खड़े रहेंगे। ये क्या कहेंगे? ये कहेगी कि मैं 20 साल इधर ही हूं, तू परेशान ना हो, आई विल कीप ऑन गिविंग मिल्क। मैं इधर ही रहूंगी, मैंने नहीं जाना छली की तरह, मैंने नहीं जाना फिश की तरह, मैंने नहीं जाना बकरे की तरह, मैंने नहीं जाना लकड़ियों की तरह, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैं इधर ही हूं, बस दूध निकालते रहो, मैं इधर ही हूं। इट विल कीप हेयर, ये इधर ही रहेगी। दरख्त भी यही कहेगा, भाई मैंने नहीं जाना, सॉरी मैं इधर ही हूं, सेब जाएं जो मर्जी जाएं, मैंने नहीं जाना। ये बात आप एग्री कर रहे हैं? इन सारी चीजों में कॉमन पाई जा रही है। बकरा जाएगा, खुद भी चला जाएगा, सब कुछ ले जाएगा अपना साथ, बकरा चला जाएगा। फिशेस चली जाएंगी, छलनी चली जाएगी, लकड़ी कट के पीछे कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये रड़ा मैदान होगा, इधर सिर्फ सब्जा होगा, इधर कुछ भी नहीं होगा। ये लकड़ी चली जाएगी, पीछे जंगल बच जाएगा। ये सेब चले जाएंगे, पीछे पत्ते बच जाएंगे, खुद भी जाएंगे, अपना सब कुछ साथ लेके चले जाएंगे। भैंस कहेगी मैं नहीं जाऊंगी, आई विल कीप हेयर, मैं यही रहूंगी। हाँ दूध निकालना निकालो, आपकी मर्जी है, मैं इधर ही रहूंगी। और ये भी क्या कहेगा? मैं इधर ही रहूंगी। असल में स्टैंडर्ड की ये अप्रोच है। दिस बफलो या दिस ट्री आर एक्टिंग लाइक मदर, rather they are giving babies या they are giving फल, they are giving दूध, but they are standing there। ये इधर ही मौजूद है, अपनी जगह पे मौजूद है, अपनी जगह से हिलते नहीं है। ये जो दो है ना, दो, इनको कहते हैं बियरर। बिल्कुल एक नया लफ्ज़ रखने लगा हूं, बियरर बायोलॉजिकल एसेट। सर आपने तो कहा था बियरर एनिमल होता नहीं है, आपने तो कहा था बियरर एनिमल होता नहीं है। बिल्कुल मैं अपने अल्फाज पे कायम हूं, बियरर एनिमल नाम की कोई चीज नहीं है। But for the purpose of disclosure only, but for the purpose of disclosure only, यूजर को बता दो यार मेरे पास बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स भी पड़े हैं और कुछ बायोलॉजिकल एसेट मेरे पास कंज्यूमेबल हैं, जो खुद भी जाएंगे, अपना सब साथ ले जाएंगे। और बियरर वो होते हैं जो कैरी करते रहते हैं चीज को और खुद खड़े रहते हैं अपनी जगह पे। मैंने माना ये गाय पे आईएस, भैंस पे आईएस 41 लगेगा, मैं अपनी बात पे कल कायम हूं, क्योंकि कल मैंने वाजे कहा था बियरर एनिमल का कोई लफ्ज स्टैंडर्ड में नहीं है, नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है बियरर एनिमल का। लेकिन एक लफ्ज स्टैंडर्ड ने फॉर द पर्पस ऑफ ओनली डिस्क्लोजर बोला है, बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है यार जब डिस्क्लोजर बनाने लगो ना, डिस्क्लोजर, तो यूजर्स को बता दो मेरे पास बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स कौन कौन से हैं। उसमें हो सकते हैं बफलोज हो, उसमें हो सकते हैं ट्रीज हो, और यूजर को यह भी बता दो मेरे पास कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट कौन से हैं। बस ये हल्की सी बात है, आपने यूजर को बतानी है जब क्या रहे हो डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर बनाना क्या है वो मेरा नहीं ख्याल हमारे सिलेबस में है, लेकिन कल मैं आपको एक कंपनी के डिस्क्लोजर जरा दिखाऊंगा IAS 41 के। बहरहाल ये दो कैटेगरीज हैं, इनकी तस्वीर खींचनी है, अब अपने नोट क्या करना है, इनकी तस्वीर खींच लें बस। इधर दरख्त की बात हो रही है और उधर किसकी बात हो रही है? एप्पल की। जी शीप किस लिए है बताओ? वूल के लिए है,
फिर भाईजान शीप बियर और बायोलॉजिकल एसेट में आ जाएगा। और अगर शीप मिल्क के लिए है तो भी बियर और बायोलॉजिकल एसेट में आ जाएगा। और अगर शीप्स बड़ी करके बेचते हैं फिर कंज्यूम हो जाएगी ना, फिर से शीप भी जाएगी, अपना सब कुछ लेके जाएगी। ये फॉर द पर्पज ऑफ क्या है, डिस्क्लोजर है। लेकिन मेरी कल वाली बात अपनी जगह है, कल वाली बात अपनी जगह है। क्या ये आपकी भैंस जो है इस पे IS 41 लगेगा और ये जो दरख्त है इसमें क्या लगेगा, IS 16 लगेगा। तो डिस्क्लोजर के लिए एक बात है। वैसे मेरा नहीं ख्याल ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट और ICAP टेस्ट भी नहीं करेगा, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स एंड बियरर बायोलॉजिकल एसेट। किसी ने तस्वीर नहीं भी खींची कोई मसला नहीं, ये देख लें। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट आर दोज दैट आर टू बी हार्वेस्टेड एज are those that are to be harvested as agricultural, are those that are to be harvested as agricultural, are those that are to be harvested as agricultural produce or sold as biological asset, or sold as biological, जिंदा ही बेच दी जाती हैं, or sold as biological asset। बताएं कंज्यूमेबल क्या होता है, कंज्यूमेबल की डेफिनेशन जल्दी जल्दी। कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोज व्हिच आर हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल और सोल्ड एज बायोलॉजिकल एसेट। एग्जांपल्स वही हैं जो स्टैंडर्ड ने दी हैं, मैंने सिर्फ उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमेबल। और आपने जो बात याद रखनी है, वो जो चीज खुद अपने साथ सब लेके चली जाती है वो कंज्यूमेबल है, और जो खुद खड़ी रहती है वो बेरर है। Examples of consumable biological asset are livestock intended for production of meat. Livestock intended for production of meat. ऐसा भी तो हो सकता है आपने कोई जानवर रखा हो, उसका गोश्त बना के उसको बेचना हो, तो वो भी तो जानवर जाएगा, गोश्त जाएगा, मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। Livestock held for sale. गाय जो नजर आ रही थी, सॉरी बकरा जो नजर आ रहा था, livestock held for sale. Fish in crops such as maize and wheat. Produce on a bearer plant. Apple लिखे ना, produce on a bearer plant. क्या चीज, एप्पल। And being grown for lumber, and trees being grown for, जो खुद भी जाएं और अपना सब साथ लेके चले जाएं, इन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट। ओके, अब कौन से बायोलॉजिकल एसेट्स हैं? बियरर एनिमल कोई लफ्ज नहीं है स्टैंडर्ड में, मैं अपनी बात पे कायम हूं। देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ बियरर एनिमल, बट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर बियरर बायोलॉजिकल एसेट एक लफ्ज है, उसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे। बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोस अदर देन कंज्यूमेबल बायोलॉजिकल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, livestock from which milk is, लिख लें भैंस, livestock from which milk is produced, भैंस। and ना fruit नहीं यार, ऐसे तो बात ना कर। fruit trees from which fruit is harvested. Bearer biological assets are not agricultural produce but rather are held to bear produce। इस लाइन को काट दें, छोड़े पड़े, ये कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, काट दें इसको। bearer biological assets rather held to produce bear produce, छोड़े पड़े। अच्छा, mature biological assets जी भाईजान, इसमें भी मैच्योर इमेच्योर हो सकते हैं, इसमें भी मैच्योर और इमेच्योर हो सकते हैं। इसके मैच्योर इमेच्योर ज्यादा आसान है। जब तक भैंस दूध नहीं दे सकती इमेच्योर, जब से देने लग जाए, जब तक दरख्त फल नहीं लगा सकता इमेच्योर, जब लगाने लग जाए मैच्योर। अच्छा, ये लकड़ी अभी इस काबिल ही नहीं कि कट सके और आगे बिक सके, तो फिर इस काबिल होगी कि लकड़ी कट के बिक सके, मैच्योर। बकरा अभी इस काबिल ही नहीं हुआ, बहुत ही छोटा बेबी है, किसी के किसी काम का नहीं है, किसी ने लिफ्ट नहीं करानी, तो इमेच्योर। वरना मैच्योर। आप कहते हो कि बहुत ही छोटे बकरे भी बिक जाते हैं, चलो ठीक है, फिर उनको भी मैच्योर कह दो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब फिश, बहुत छोटी छोटी फिशेस आपने बेच के क्या बिजनेस करना है, तो थोड़ा सा ये मैच्योर रहेंगी, 10-15-20 दिन के बाद इनको क्या कह देंगे, मैच्योर, बड़ी हो गई हैं। तो जब ये इस काबिल हो जाए कि बिक जाए, अब छल्ली लगी हुई है, अभी तक दाने नहीं आए, यहां सबसे अच्छी मिसाल, छल्ली लगी हुई है, अभी तक दाने नहीं आए, अब ऐसा इमेच्योर है, वो किसी काम की नहीं है। और जब दाने वगैरह आ गए हैं, इस काबिल होगी कि बेची जा सके, तब मैच्योर। और अभी तक सेब हल्का सा निकला है, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि लोग खाएं उसे पसंद करें, जिसको भी आप वो वाला सेब देंगे फेंक देगा, वो कहेगा किसी काम का नहीं है, तो वो क्या होगा, सेब इमेच्योर। लेकिन जब इस काबिल हो जाएगा कि बिक सके, दैट इज मैच्योर। तो मैच्योर इमेच्योर का कॉन्सेप्ट दोनों में है या किसी एक में है? दोनों में है। मैच्योर बायोलॉजिकल एसेट्स आर दोस दैट हैव अटेन्ड हार्वेस्टेबल स्पेसिफिकेशन फॉर कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल जब हार्वेस्टेबल हो जाए, कंज्यूमेबल जब हार्वेस्टेबल हो जाए, कंज्यूमेबल जब तो क्या बन जाएगा, मैच्योर। और उनकी बात करें वो तो ज्यादा आसान है। और जो बियरर बायोलॉजिकल एसेट्स हैं,
आर एबल टू सस्टेन रेगुलर हार्वेस्ट। क्या मतलब आर एबल टू सस्टेन रेगुलर हार्वेस्ट? आर एबल टू सस्टेन रेगुलर हार्वेस्ट जब दूध बनाने लग जाएं, जब दूध देने लग जाएं, और ये जब सेव देने लग जाएं, तो दे विल बी कॉल्ड एज मैच्योर एंड इमैच्योर, डिपेंड करेगा। तो डिस्क्लोजर्स कल मैंने आपको कहा है कंपनी के, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें आखिरी बात अब देख लें, ये पॉइंट 3 हमने छोड़ा हुआ था। An entity is encouraged to provide quantified description of each group of biological assets. कितने दरख्त लगे हुए हैं, कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, इनकी क्वांटिटी बता दें। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कंज्यूमेबल, पहले वाले 5 जो दिखाए हैं, एंड बियरर, और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मैच्योर एंड, और ड्रॉप सीन सुन लें क्या है। ड्रॉप सीन ये है कि ये इनकरेज्ड है, नहीं करना ना करें, बस खाली बायोलॉजिकल एसेट आपके पास है वो भी बताना काफी है, नहीं करना ना करें। इट इज ओनली इनकरेज, ये इनकरेज किया जा रहा है कि आप बायोलॉजिकल एसेट्स की क्या बता दो, कैटेगरीज बता दो। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट की कैटेगरीज अब कैसे लोग बताते होंगे? मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट पे नजर आ रहा होता होगा बायोलॉजिकल एसेट, और नोट्स में जाके आ रहा होगा इमेच्योर और मैच्योर, या नोट्स में जाके आ रहा होगा कंज्यूमेबल और बेरर। तो इसको मैं कह रहा हूं कल आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये जी खत्म हो गया। अब एक डिस्कशन है जो कि आईकैप कहता है शायद हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको कर लेते हैं। पेज 495, बैलेंस शीट में सारे एनिमल्स, सारी चीजें कहाँ शो होनी है? बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट पढ़ तो हमने सारा लिया है। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या आएगा? बियरर प्लांट्स, मैंगो ट्रीज, डन। और कोई चीज आ सकती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में? लैंड है, सड़कें हैं जंगल के दरमियान, वो सारी भी कहां आ जाएंगी? अच्छा, अगली बात, अगर कोई बंदा है जो लाइफ स्टॉक का काम करता है, मिसाल के तौर पे भैंसें खरीद के बेचता है, तो उसकी भी लैंड पीपी में आ जाएगी। अच्छा, बायोलॉजिकल एसेट्स, डेयरी कैटल कौन सी होती है? डेयरी कैटल, दूध देने वाली गाय, इसको हमने नॉन करंट में क्यों शो कर दिया है? काफी अर्से तक दूध देती रहेगी, ठीक है। अभी ये डिसाइड हो गया है कि दूध देने वाली गाय या भैंस को आपने IS 16 में नहीं डालना, वो तो कहां डालना है? IS 41 में। हो सकता है मैच्योर हो सकता है। जो आपने शीप रखी हुई है फॉर वूल, इसको कि नॉन करंट एसेट्स में मैं शो कर रहा हूं, काफी अरसे तक वूल देती रहेगी, इसलिए इसको भी नॉन करंट एसेट में शो किया जाएगा। अच्छा, कभी कभी बायोलॉजिकल एसेट्स को करंट एसेट्स में शो कर दिया जाता है। बायोलॉजिकल जब भी लफ्ज आएगा ना, ध्यान में रखना है जिंदा है, जिंदा है। बायोलॉजिकल एसेट्स, एनुअल क्रॉप्स, वीट, मेज, कॉटन, लगी हुई जब तक लगी हुई है, वीट, मेज, कॉटन एंड मैंगोज ऑन मैंगो ट्री। क्यों बायोलॉजिकल एसेट है भाई? क्योंकि मैंगोज ऑन मैंगो ट्री हैं। अच्छा, आपकी क्या जहन में क्या बजा रही है, इनको करंट एसेट्स में क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि साल के अंदर अंदर वीट कट जानी है, मेज कट जानी है, मैंगोज उतर जाने हैं, इसलिए इन बायोलॉजिकल एसेट्स को हम कहां शो कर रहे हैं? करंट एसेट्स में। और काउस फॉर स्लॉटर का तो पता ही नहीं होता, आप इसको स्लॉटर कर दें, इसलिए जो चीजें आपने ज़िबा करने के लिए रखी हुई हैं वो तो अभी अच्छा कहा खाया, तो आप ज़िबा करके उसको गोश्त दे देंगे इसका। इसलिए जो काउस फॉर स्लॉटर हैं उनको भी बेहतर है कहां रख लें? वाज़े तौर पे ज्यादा डिस्कशन स्टैंडर्ड में नहीं हुई हुई, लेकिन हमने अपने समझने के लिए कर लिया। आईकैप ने भी अभी तक कभी टेस्ट नहीं की नॉन करंट और करंट की डिस्कशन। स्लॉटर ज़िबा। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आएगा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, यानी पड़े हुए मैंगो, कट चुके हुए पड़े हुए मैंगो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पड़ा हुआ मिल्क, पड़ी हुई वूल, मैंगोज लाइंग इन, मिल्क लाइंग इन, वूल लाइंग इन स्टॉक। तो ये सारी डिस्कशन थी जो भी आज तक हमने की थी। तो कुछ चीजें नॉन करंट में आ रही होती हैं और कुछ चीजें करंट में आ रही होती हैं। और नॉन करंट में आगे फर्दर बाइफरकेशन है। बियर प्लांट को हमने किस में डाला था? IS 16 में, और बाकी एनिमल्स वगैरह को IS 41 में। SOCI में क्या आएगा? गेन फ्रॉम चेंज इन, ये ईयर एंड गेन होगा, लिख लें, वो जो ईयर एंड गेन आमतौर पे आता था। या न्यू बेबी बॉर्न का भी लिख सकते हैं, न्यू बेबी बॉर्न का भी गेन आता है। अच्छा, ये क्या है? फेयर वैल्यू गेन ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो जिसकी एंट्री हमने पहले दिन की थी, वूल डेबिट P&L क्रेडिट, और इसकी एंट्री हमने की थी बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। एंट्री साथ लिखते हैं, जरा याद रह जाती है बात। उस क्लास में टीए बैठे हैं, इधर भाइयों को नोट्स ला दें, 2-4 लोग आए हैं। ओके, अच्छा यार, ये ऐसी छोटी सी रिवीजन सी है स्टैंडर्ड की, ये देख लो भाई एंट्री।
गेन लॉस IAS 41 में कब कब आता है, जरा रिवाइज करा के बता दें मुझे कब कब आता है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे मैंने कहा था नॉर्मली लॉस आता है, ये सिर्फ पहली क्लास में पढ़ा था। फिर इनिशियल रिकॉग्निशन बर्थ पे गेन आता है, जीयर एंड पे मोटे महंगे हो जाएं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट वूल डेबिट P&L, ये 3-4 मिसालें हैं जब इस स्टैंडर्ड में गेन लॉस आता है। एग्जांपल्स ऑफ बिजनेसेस दैट विल अप्लाई IAS 41, बिजनेसेस की जगह आप लफ्ज लिखें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, डेयरी फार्मिंग, भैंसें रखी हुई हैं 50 दूध के लिए, डेयरी फार्मिंग कहेंगे। फिश फार्मिंग, फिश रखी हुई है सेल के लिए, ये भी क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और सिट्रस प्रोडक्शन, ऑरेंजेस बना रहे हैं और ये सारी चीजें, दिस ऑल इज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। एग्जांपल्स ऑफ बिजनेसेस दैट विल नॉट अप्लाई IAS 41, जू एनिमल्स, ओशन फार्मिंग, याद आ रही हैं सारी चीजें। ट्रॉलर कौन से होते हैं, माहीगीर, जो ओशन में पड़ी हुई फिशेस निकालते हैं या मेहनत करके उन्हें बड़ा भी करते हैं पहले। वॉच डॉग्स इन रॉयल कॉन्टिनेंटल होटल। IAS 16 विल अप्लाई, वैसे तो IAS 16 इन तीनों पे भी लगेगा, जू एनिमल्स पे तो वैसे ही लगेगा IAS 16, वॉच डॉग्स पे भी आपको बताया था IAS 16 लगेगा। IAS 16 विल अप्लाई ऑन लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, एनिमल्स नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वॉच डॉग्स और जू एनिमल, ये जू एनिमल और वॉच डॉग्स, इन पे क्या लगेगा IAS 16। और IAS 16 किन पे लगेगा, बार बार बस बातें मुख्तलिफ तरीके से पढ़ें ताकि याद हो जाए। और आखिर में बायोलॉजिकल एसेट हुज फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, अफ्रीकन बकरा लिखे आपने इधर, लिख लें अफ्रीकन बकरा, उसको भी मजबूरन किस पे रखें, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखें अंडर IAS 16। चलें कल एक फुल फ्लैज रिवीजन करेंगे स्टैंडर्ड की 5-10 मिनट में, अभी इसको बस ब्रेक लगा दें। आप अभी जो नोट्स बांटे गए हैं वो ज़रा निकाल लें लीज के लिए। चलें जी डिस्काउंटिंग भी रिवाइज करेंगे आज हम दोबारा। लीज आपका नेबर है साथ वाला, उसको 30 लाख वाली गाड़ी पसंद आ गई, अब उसके पास 30 लाख रुपया मौजूद नहीं है, कुछ हाइब्रिड वाले दूसरे को देके हंस रहे हैं। साथ वाले को 30 लाख वाली गाड़ी पसंद आ गई, अब उसके पास 30 लाख रुपया मौजूद नहीं है। अब क्या करेंगे जी, ये जो आपके साथ वाला है इसे हम कहेंगे कस्टमर, ये जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाएगा और बैंक से कहेगा मुझे गाड़ी लीज पर दिलवा दो, मुझे गाड़ी लीज पर दिलवा दो। बैंक कहेगा भाईजान मेरे पास गाड़ियां नहीं है। बैंक जाएगा होंडा कार्स के पास, और होंडा कार्स, होंडा सिटी भी अब शायद 30 लाख की होगी अब तो, अच्छा बैंक जाएगा होंडा कार्स के पास और होंडा कार्स को जाके कहेगा मोहतरम हमें चाहिए गाड़ी। नया टॉपिक है, फ्रेश माइंड से सुनने बड़ा मजे का है। अच्छा अब होगा क्या, बैंक होंडा कार्स को 30 लाख पे करेगा, अग्रीड, क्योंकि कस्टमर के पास तो 30 लाख नहीं है, आपके साथ वाले के पास तो 30 लाख नहीं है, 30 लाख बैंक के पास होगा, तो बैंक जो है होंडा को 30 लाख पे करेगा और होंडा इसको क्या दे देगा जी, गाड़ी मुहैया कर देगा। डन। अब आपके जो साथ वाला है यानी कि जो कस्टमर है जो बैंक के पास गया था, बैंक कहेगा भाईजान आपकी डिमांड पूरी हो गई मरने से पहले, आपको चाहिए थी गाड़ी, ये आते आते रास्ते में काली हुई है, तो ये काली गाड़ी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। अब बता दें ये बंदा जो है बैंक को 30 लाख रुपए देगा या ज्यादा पैसे देगा, ज्यादा पैसे देगा, क्योंकि बैंक ने एक तरह का फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इसे कर दिया है, इसे गाड़ी अरेंज करवा के दे दी है। तो साथ वाला मैं फर्ज करता हूं बैंक को देगा 40 लाख, और एक मैं लाइन छोटी सी 40 लाख के साथ खींच के लिख रहा हूं 4-5 साल में, वो लीज एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, 4-5 साल की टर्म्स तय हो जाएंगी। फर्ज कर लें 4 साल कर लें, 4 साल में 10 लाख ईच, ऐसा ही है।
4 साल में 10 लाख ईच 10-10 लाख करके जो है वो देता रहेगा। ये बंदा किसको? बैंक को। अब ये जो बंदा है जिसने 4 साल में बैंक को देने हैं पैसे, इस साथ वाले को आज के बाद आप कहेंगे लस्सी, लेसी। क्या कहेंगे? लेसी। और बैंक को कहेंगे लेसर। होंडा तो गाड़ियां बना रहा है ना, बैंक को क्या कहेंगे? लेसर। नोट कर लेंगे। ये ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था ऐसा, बस ऊपर लीज लिखा हुआ है। क्या ही अच्छा हो कि आप तरतीब से चीजें बनाएं। पहले कस्टमर बनाएं, फिर बैंक वाला सर्कल बनाएं, फिर होंडा वाला सर्कल बनाएं। पहले गाड़ी खरीदी है, बाद में तुम 30 लाख दिए, या पहले 30 लाख दिए फिर गाड़ी खरीदी है? वेल डन। पहले 30 लाख दिए फिर गाड़ी खरीदी है। अच्छा जी, तो 10 लाख लिख लें, इसमें आप गाड़ी के प्राइस पे करें या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 10 लाख इज इंटरेस्ट पेड टू बैंक। 30 और 40 का डिफरेंस। 10 लाख इज इंटरेस्ट पेड टू बैंक। ओके जी, चेक वाली शर्ट, ब्लू शर्ट चेक वाली। कस्टमर को किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? अफ्तारी की? अफ्तारी की? गाड़ी की कस्टमर को जरूरत महसूस हो रही थी। गाड़ी की जरूरत पूरी करने के लिए किसके पास गया? तो ये वाली दोनों चीजें आपने पहले नहीं बनानी। ये बैंक के पास गया, बैंक ने 30 लाख पे किया होंडा को, होंडा ने बैंक को क्या दे दी? गाड़ी दे दी। अब गाड़ी जो है वो सबसे पहले हैंड ओवर कर दी जाएगी। अब कस्टमर को ना अगर 4 साल की लीज की मुद्दत है तो 4 साल के पहले दिन, यानी पहले साल के पहले दिन कस्टमर को ये गाड़ी मिल जाएगी। अब कस्टमर गाड़ी चला रहा होगा, पहले साल के आखिर में 10 लाख किराया दे देगा, दूसरे साल के आखिर में 10 लाख, तीसरे साल के आखिर में 10 लाख, चौथे साल के आखिर में 10 लाख। नाम किराया होगा, लेकिन हकीकत में हम कह रहे होंगे कस्टमर गाड़ी खरीद रहे किस्तों पर। कस्टमर गाड़ी खरीद रहे किस्तों पर। क्लियर? चलें जी, पहला सवाल करें। ये नोट्स बांट दिए गए आपको। बुक इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक आ जाएगी, कल शायद अवेलेबल हो। ऑन 1 जनवरी 2010 मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज। मुश्तबा कौन है जी? लेसी। एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। आगे हमारी बिलास है, बैंक ने जिस मर्जी से खरीदी हो वो मैं अभी नहीं बता रहा, वो तो आपके समझाने के लिए मैंने सिर्फ बताया था कि बैंक के पास आसमानों से चीज नहीं आती, बैंक भी बाजार में जाके किसी से खरीदता है। On 1 जनवरी 2010 मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। तो मुश्तबा लिमिटेड क्या हो गई जी? लेसी। और बैंक क्या हो गया? लेसर। डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोस। अगर कैश में ये चीज खरीदते, कैश तो आपको पता है लेसी के पास होता ही नहीं ना, इसलिए तो वो जाता है। अगर कैश में खरीदते तो गाड़ी कितने की थी? लेकिन लेसी के पास कैश नहीं था बेचारे के पास। इधर आए आप। अगर कैश में खरीदते ये मशीन तो कितने की मिलती? 412 मिलियन। कितना बनता है? पंजाबी पढ़ी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 41 करोड़। अब लेसी का भी तो लेवल है। लेसी ने कहा मैंने बिजनेस शुरू करना है, बस 41 करोड़ की मशीन होनी चाहिए मेरे पास। हाँ, बस मेरे पास 41 करोड़ की मशीन होनी चाहिए। अब लेसी के पास नहीं है पैसे इतने 41 करोड़ रुपया, तो लेसी ने क्या किया? लेसी ने किस्तें करवा ली, किस्तें बनवा ली उससे, लेसर से किस्तें बनवा ली। द लीज टर्म इज 4 years। किस्तें ऑफ 130, जरा रुके, 130 मल्टीपल बाय 4। भैया कैलकुलेटर पूरी क्लास में आप साथ हो। ये क्या मतलब है 130 मल्टीपल बाय 4? इतना ज्यादा क्यों मान रहा है? इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट ऑफ 130 इज टू बी पेड एनुअली इन ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, 4 साल के एंड पे क्या बनेगा यार मशीन का? 4 साल के एंड पे क्या बनेगा मशीन का? ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ। उस 4 साल के एंड पर ये मशीन किसको दे दी जाएगी? हमेशा के लिए लेसी को।
और छुपा हुआ इंटरेस्ट रेट कितने, छुपा हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किराए में वो कह रहे होते हैं इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन असल में किराए में इंटरेस्ट ही होता है, तो छुपा हुआ इंटरेस्ट कितने, 10%। ओके, अब आप मुझे ये बता दें कि इस अरेंजमेंट में लेसी, लेसर इस साइड पे बनाया था ना, तो इधर बना लेते हैं, लेसर और लेसी। लेसर ने लेसी को क्या मुहैया की होगी, मशीन, जिसकी बाजार में कीमत कितनी है, 412 मिलियन। लेकिन लेसी ने कहा होगा मैं तुम्हें 130 दे दूंगा 4 साल तक, यानी कितने दूंगा, 520। तो लेसी 412 वाली मशीन के 520 देने को क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे अगर फौरन देने पड़ते तो 412 देता, अब आहिस्ता आहिस्ता देने पड़े हैं तो कितने देगा, 520 देगा। ओके, चलें जी सवाल शुरू करें, इसकी जनरल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले मुझे बात बताएं, लेसी की जेब से कितने पैसे जाने हैं 4 सालों में, 520। तो वर्किंग वन शुरू करें जी, वर्किंग वन, लीज पेमेंट्स, लीज की किस्तें, लीज पेमेंट्स, और उनको फिर अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जी। कितनी किस्त है, एक 130, कितने साल तक, 4 साल तक, 130 इंटू 4 years इज इक्वल टू 5। इट इज द अमाउंट टू बी पेड बाय लेसी टू लेसर इन 4 years इन टोटल। टोटल लेसी ने लेसर को ये पैसे देने हैं, क्लियर। अच्छा, इनकी मैंने निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑन, जिस दिन लीज शुरू हुई, लीज शुरू किस दिन हुई, 1 जनवरी 10। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ऑन 1 जनवरी 10। दो 2010, 11, 12, 13। इस दिन लेसी ने कितने पैसे देने हैं, सवाल में देखाते हैं कि किराया साल के एंड पे दिया जा रहा है, ये साल के शुरू में दिया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट ऑफ 130 मिलियन इज टू बी पेड एनुअली इन एरियर्स ऑन, एरियर का मतलब है साल के एंड पे दिया जा रहा है। इनकी ये तो फ्यूचर वैल्यूज है ना, इनकी क्या निकालनी है, ऑन 1 जनवरी 2010। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो फॉर्मूला है तब लग सकता है जब अमाउंट्स बराबर हो, अमाउंट्स में वक्फा भी बराबर हो, और मोर देन वन अमाउंट हो, मोर देन वन अमाउंट हो। जब 3 शर्तें पाई जाएं तो एनओटी का फॉर्मूला लग सकता है, अमाउंट्स एक से ज्यादा हो और अमाउंट्स बराबर हो और इनके अंदर अरसा भी सेम हो, तब एनओटी का फॉर्मूला लग सकता है। एनओटी का फॉर्मूला कल हमने लगाया था 130 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। 130 इंटू 1 माइनस इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट लीज इज 10%, इंटरेस्ट रेट है 10%, 1.1। हाउ मेनी number of 130s are appearing in front of your eyes, 4। तो number of payments count करनी है, that are 4 raised to power minus 4 divided by 0.1, 412। अब आप लोगों का सवाल ये होगा, ये जो 412 आया है हमेशा इसी के बराबर आया करेगा। अभी सब्र कर जाएं, पहली क्लास है, अभी शुरू तो होने दे लीज, आगे चलेगी तो और ज्यादा बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू के तकरीबन बराबर आ गई प्राइस, बल्कि एग्जैक्ट बराबर आ गई। तो प्रिंसिपल की मद में हम उससे कितने पैसे लेंगे, मतलब पता है क्या मतलब, ये अगर तुम आज ही पैसे देना चाहते हो तो फिर कितने पैसे बनेंगे, फिर तो तुम्हें बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं, बाजार से जाके ले लो। तो अगर तुम आज ही पैसे देना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए 520 नहीं है, फिर तुम्हारे लिए कितने पैसे हैं, 412। लेकिन अगर तुम 4 सालों में पैसे देना चाहते हो तो फिर 412 नहीं तुमने देने, तुमने 520 देने हैं, क्लियर। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बता दें यहां पे रुके कि इंटरेस्ट कितना बन रहा है,
108। अगर आपको 412 वाली चीज कितने में मिल रही है? 520 में, तो कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? 108। ये जो 108 है, ये किस साल का इंटरेस्ट है? 108 को डिवाइड करेंगे किससे? बिल्कुल नहीं। 108 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हर साल का इंटरेस्ट निकल आएगा। ये बात गलत है। असल में होता यह है, जैसे जैसे आप पैसे देते रहते हैं वैसे वैसे उधार उतरता रहता है। जैसे जैसे उधार उतरता रहता है वैसे वैसे इंटरेस्ट, उधार उतरना और इंटरेस्ट इनका डायरेक्ट रिलेशन है। उधार उतरता रहेगा यानी उधार कम होता रहेगा तो इंटरेस्ट भी कम होता रहेगा। अब हमें एक वर्किंग सी करनी पड़ेगी, जिस वर्किंग में हमें बताना पड़ेगा कितना हम मशीन की मद में पैसे दे रहे हैं और कितना ऊपर के पैसे दे रहे हैं, और ऊपर के पैसों में कितना जो इंटरेस्ट बन रहे हैं ईयर वाइज कितना पे कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी? वर्किंग। तो अब ये वर्किंग नंबर 2 होने लगी। डेट, किस्तें, किस्त में हर किस्त में थोड़ा सा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है भाईजान, ये लिखने साथ, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी डला हुआ है जी। ये वाला 412 है, 520 माइनस 412, ये वाला 412 प्रेजेंट वैल्यू। ओके, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। हम लिखा बैलेंस ही करेंगे, लेकिन मैं आज आपके समझने के लिए पहली दफा लिख रहा हूं बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल। ओके, अब मुझे बताएं व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल? व्हाट इज द व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल? नहीं, प्रिंसिपल। जैसे ही मशीन आएगी, एक बार जरा सोचिएगा, जैसे ही हमारे पास मशीन आएगी, जरा सोच के बताएं, मशीन आते ही आप मशीन की प्रिंसिपल अमाउंट यानी मशीन की जो प्राइस है उसके लिए अपने आप को लायबल फील करेंगे, या मशीन आते ही 4 सालों के इंटरेस्ट के लिए भी अपने आप को लायबल फील करेंगे? यार एक बात बताएं, बिजली का मीटर लगा आपके घर में, चलें एसी की बात करें, एसी आपने लगाया, घर में पैसे नहीं दिए, एसी लगाते ही एसी के पैसों के लिए लायबल फील करेंगे 70,000, और 15 साल के बिजली के बिल के लिए भी लायबल फील करेंगे। सोचिए जरा, 15 साल के बिजली के बिल के लिए भी अपने आप को लायबल फील करेंगे। वो जब बिजली इस्तेमाल करेंगे तब लायबल फील करेंगे ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि जैसे ही मेरे पास मशीन आई तो मशीन के पैसों के लिए लायबल फील करूं या सारे सालों के इंटरेस्ट के लिए भी लायबल फील करूं? सिर्फ मशीन के पैसों के लिए लायबल फील करूं। मशीन की मद में मेरे पे उधार कितने? 412। ऊपर का उधार कितने? 108। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल? मशीन आते ही मैं कितना लायबल फील करूं अपने आप को? 412। क्लियर? किस दिन? 1 जनवरी 2010। अब मजे की बात सुने, लायबल फील करूंगा अपने आप को कितने का? 412 का। लेकिन उधार जब उतारने की बारी आएगी तो मेरे ख्याल से उधार 412 से ज्यादा उतरेगा। इंस्टॉलमेंट, रेंट, किस्तें जिसे मैं कह रहा हूं, लायबल फील उधार की मद में अपने आप को कितना करे थे? 412। लेकिन टोटल लायबिलिटी उतरेगी कैसे? 130, 130, 130, 130। अच्छा, अब आप मुझे बता दें कि जिस वक्त मैं मशीन लूंगा, अच्छा बैंक लोन में भी तो इसी तरह होता है। बैंक से आपने लोन लिया 412 रुपए, बैंक से आपने लोन लिया 412 रुपए, बैंक ने कहा भाईजान ये 130, 130, 130, 130, 520 तुमने वापस करना है। आपने कहा हाँ बात समझ आती है। आप लोग क्या एंट्री करते थे 412 की? किसी को याद हो? कैश, डेबिट, लोन, क्रेडिट। किससे? भाईजान खुदा का खौफ करें, 520 से तो एंट्री नहीं करते थे, ऐसे ना करें। जितना उधार लेते थे उससे एंट्री करते थे। कितने से एंट्री करते थे? 412। एंट्री प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं लोन की या इंटरेस्ट डाल के लोन की लायबिलिटी को करते हैं? प्रिंसिपल। तो याद रखिएगा, चाहे लोन हो चाहे लीज हो, दोनों सूरतों में मशीन
आते ही अपने आप को किसकी मद में लायबल फील करना है? सिर्फ मशीन की प्रिंसिपल प्राइस की मद में। इंटरेस्ट के लिए लायबल फील नहीं करना। इंटरेस्ट बिजली के बिल की तरह जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे कंधों पर वो लायबिलिटी राइज होती रहेगी। क्लियर? ओके। तो इसलिए पहली एंट्री हम पहली जो फिगर डाला करेंगे वो डाला करेंगे ये वाली, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 412। अच्छा जी, आप बताएं 31/12/10 को मैं क्या पे करने जाऊंगा अपने कदमों पे चल के? 31/12/10 को मैं क्या पे करने जाऊंगा? बोले, इंस्टॉलमेंट पे करने जाऊंगा। कितनी किस्त पे करूंगा? 130। अब पकड़ें कैलकुलेटर। बैंक ने प्रिंसिपल की मद में कितने वाली चीज मुझे दी? 412 बैंक ने, फर्ज करने के लिए समझा रहा हूं, 412 बैंक ने इस दिन मांगा, मैंने कहा अभी नहीं देना। 412 बैंक ने इस दिन मांगा, मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं। 412 बैंक ने कहा इस दिन वापस कर दो, मैंने कहा नहीं। क्या साल पूरा 412 का उधार लटकाई रखा आपने? क्या 412 पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? क्या 412 पूरा साल पेबल टुवर्ड्स बैंक रहा? तो आपने 412 का एक तरह का उधार या 412 वाली मशीन दी हुई बैंक की क्या कर ली? यूज कर ली। अब इंटरेस्ट किस पे निकलेगा? 412। 412 के ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। अब इंटरेस्ट आप 41 लिखना पसंद करेंगे या 41.2 लिखना पसंद करेंगे, ये बता दें, आपकी मर्जी है। राउंड करना है, राउंड करके सवाल को चलने, राउंड किए बगैर चलाने, राउंड किए बगैर चला दें। मैं सवाल को राउंड करके चलाया करूंगा आसानी के लिए। वैसे तो मैंने माना 412 का कितना परसेंट निकालना है? 10%। कितना निकला? 41.2। आपको राउंडिंग का रूल पता है, पॉइंट के बाद अगर 1, 2 या 3 या 4 लगाओ तो वो गिर जाता है और बाकी अमाउंट बच जाती है। तो इसको मैं काट के क्या लिख लूं? 41। वैसे कैलकुलेटर भी सेट हो जाते हैं कि पॉइंट आए ही ना, कैलकुलेटर में एक सेटिंग होती है, फिर पॉइंट जवाब में आता ही नहीं है। तो बता दें कितना इंटरेस्ट बना। अब बता दें 130 की किस्त में कितना इंटरेस्ट की मद में पे किया, बाकी फिर किस मद में पे किया? प्रिंसिपल की मद। ये वाला प्रिंसिपल अब पे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कैलकुलेटर पकड़ें, 130 माइनस 41 80। ये 89 आपने किस मद में पे किया? प्रिंसिपल की मद में। क्या कोई बता सकता है ये प्रिंसिपल वापस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल का कितना बचा होगा? प्रिंसिपल रिकॉर्ड किस पे किया था? कितने से रिड्यूस हुआ? कितना बच गया? 323। अब ये फिगर सवाल में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ऑब्वियसली जब डिटेल से खोलेंगे तो ये चीजें नजर आएंगी हमें। चलें जी, अब पूरी मेथोडोलॉजी जरा दोबारा बता दें। सबसे पहले मुझे बताएं, मैंने बैंक से वादा क्या किया है? तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 130। 130। 412 वाली चीज ले रहा हूं मैं, प्लीज। मैंने बैंक से वादा क्या किया? मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 130। मुसलसल कितने साल? यानी बैंक को दूंगा कितने? लेकिन अगर वो पैसे मैं आज दे दूं तो फिर बैंक के पास भी जाने की जरूरत नहीं। बाजार से ये मशीन कितने की मिल सकती है? 412 की। 520 को कहते हैं लीज पेमेंट और 412 को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो टोटल में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस की तो बाकी क्या बच गया? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को 4 सालों में तकसीम करना है। जैसे इनटेंजिबल्स अमोर्टाइज होते हैं, इंटरेस्ट का ये अमोर्टाइजेशन शेड्यूल है। ओके, किस दिन एसेट लीज पे लिया? 1 जनवरी 2010। कितने प्रेजेंट वैल्यू के पैसे आ रहे हैं? ये वाली फिगर उठा के यहां लिखा करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 412। इधर पीवी लिख लें, प्रेजेंट वैल्यू लिखा करेंगे। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं इसे। और प्रिंसिपल। भाई आपको नींद आ रही है? थोड़ी देर खड़े हो जाओ, 5 सेकंड। वैसे मुनासिब नहीं लग रहा मुझे खड़े करना रोजे में, लेकिन 5 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ, आपके लिए इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। अच्छा जी, प्रिंसिपल की मद में कितने पैसे बने? 412। अब बता दें, आप 412 वाली मशीन में घूम रहे हैं, गाड़ी नहीं है ये। 412 वाली मशीन से यूनिट्स बना रहे हैं। 412 के कितने पैसे बैंक को दिए आपने? इस दिन, इस दिन, इस दिन। अब 412 में से कोई पैसे आप बैंक को नहीं दे रहे, तो बैंक फिर आएगा और आके कहेगा 412 पे मुझे क्या पे करो। अब 412 पे निकालें इंटरेस्ट। 31/10 जब पहली किस्त पे करने जाएंगे उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे। 41.2 को राउंड करके 41। 130 माइनस 41 89। प्रिंसिपल की मद में कितना पे कर दिया? 89। 412 माइनस 89 323।
23। अच्छा, कितना प्रिंसिपल की मद में ओपनिंग बैलेंस था, कितना साल के एंड पे पे कर दिया, कितना प्रिंसिपल रह गया, 323। 323 आपको यहां कहीं नजर नहीं आएगा। कितना प्रिंसिपल रह गया, 323 यहां रह गया। अब 323 उसने मांगा, आपने यहां नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया 323, यहां भी नहीं दिया 323। क्या आपने 323 पर उसको 12 महीने लटकाई रखा, फिर दोबारा पेमेंट को डिले कर दिया पेमेंट को? अब वो आगे बढ़ के 323 पे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट मांगेगा। कितने अरसे का, 1 साल का। अब हम एक और किस्त पे करने जा रहे होंगे, कितने की, 130 की। 323 का आता है 32.3, 10%। लेकिन अगर मैं राउंड करके चलूं तो पॉइंट के बाद जो है शुरू हो गया, उधर भी नजर आ रहा होगा, हाँ। अगर मैं राउंड करके चलूं तो पॉइंट के बाद का डिजिट कायम रहेगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो कितना जवाब आ जाएगा, 32। 130 में से 32 माइनस करें, 98। आप बता दें जी, मैंने प्रिंसिपल की मद में कितने पैसे पे किए। अगर 130 में से 32 इंटरेस्ट है तो कैलकुलेटर पकड़ें, 130 माइनस 32, 98। पिछले साल का प्रिंसिपल कितना था, उसमें से इस साल कितना पे कर दिया, 98। कितना स्टिल पेएबल है, ये कैसे निकलेगा, 323 माइनस 98 इज इक्वल टू 225। जरा ट्राई करें, आगे चलें, देखें आखिरी साल का क्लोजिंग 0 आना चाहिए आपका। ओके, बाकी लोग भी ट्राई कर लें जरा, इसको कंप्लीट करें। ओके, अगली किस्त बताएं कितनी बन रही है, 130। किस दिन, 31 दिसंबर 12। कितनी किस्त, 130 की किस्त बन रही है। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और 225 के प्रिंसिपल पर 10% लगाएं, ये बन गया 22.5। अब इसको आप कैलकुलेटर भी राउंड करके यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लें, कैलकुलेटर को 0 डिजिट पे सेट किया जा सकता है कि पॉइंट्स के बाद कोई नंबर ना आए, तो 23 राउंड होके आएगा। इसमें को आप परेशान ना हो सर, 22.5 मिलियन को 23 मिलियन पे लिख रहे हैं, 0.5 मिलियन आप खा गए। 0.5 मिलियन लेवल देख रहे हैं खाने का, 0.5 मिलियन खा गए। वो जार जान दे यार, बस बड़े हो जाओ खुदा के लिए, अब तो आप पता नहीं कितना खाया। अच्छा जी अब बोलें 22.5 की जगह क्या लिख दें, 23, आसानी करनी है पेपर में। 130 माइनस 23, 10। ये क्या वजह है, इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि उधार वापस होता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे उधार वापस होता जा रहा है, बातें करने वाले भाई, वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, वैसे वैसे। ठीक है, आगे चलें जी। आप बता दें पिछले साल का क्लोजिंग प्रिंसिपल, इस साल प्रिंसिपल की वापसी, तो 225 माइनस 107, 118 अभी तक हमने वापस करने, किस मद में, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। और 31/12/13 को लीज टर्म खत्म हो गई। ठीक है, ये लफ्ज भी सुनते रहे, 31/12/13 को लीज टर्म खत्म हो गई। किस्त 130 की पे करनी है, 118 ज़रब 10%, 11.8। जब इसको राउंड करेंगे तो ये 12, 130 माइनस 12, 118, 118 माइनस 118। अब हम प्रिंसिपल की मद में अपने आप को लायबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि चौथा साल हो गया, 4 किस्तें थी और 4 किस्तें हमने उतार दी। अच्छा, अब इस डेटे से कुछ और जरा एनालाइज करें। तकरीबन आधे बच्चों ने वो एनालिसिस कर लिया जो मैं करवाना चाह रहा था। इसका टोटल, ये टोटल पेपर में नहीं करने, सिर्फ आज बता रहा हूं। किस्तें देनी थी टोटल 520, उसमें इंटरेस्ट डला हुआ था, इस 520 में डला हुआ है ना, इस 412 में नहीं डला हुआ, उसमें इंटरेस्ट डला हुआ था। 108 आ गया इधर, 108, और 89 प्लस 98 प्लस 107 प्लस 118, 412। 1 मिनट के लिए इधर देखें। असल में हुआ यह कि हमने 130 के ना 2 हिस्से कर दिए। 130 में से 89 प्रिंसिपल के मद में, 41 एंड सो ऑन।
130 के हमने हिस्से कर दिए, ये टोटल किराया था, किराए को हमने 2 में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। तो लिखें जी, वी विल स्टार्ट वर्किंग टू विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ये आज की मेन बात लिखें, वी विल स्टार्ट वर्किंग टू विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। वर्किंग टू स्टार्ट किया करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अच्छा, वैसे कुछ लोग जो है ना वो कहते हैं ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो सवाल आते ही ना पहले ये बना लेते हैं, वो सवाल आते ही पहले ये बना लेते हैं कि 4 किस्तें हैं, पहली 2010 के एंड पे हो जाएगी, दूसरी 11 के एंड पे, तीसरी 12 के एंड पे, चौथी 13 के एंड पे। तो अब अमाउंट्स भी बराबर हैं, यहीं से देख लेते हैं, अमाउंट्स भी, इंटरवल भी बराबर हैं और अमाउंट्स एक से ज्यादा हैं। तो इन चारों को बुला के आपने इधर लाने, तो इधर लाएंगे तो 412 आ जाएगा। तो ये डायग्राम अगर नहीं बनानी, तो बनानी वैसे पेपर में है, तो यहां से भी देख लें, यही बात है। तो फिर वो लोग करते ये हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कैलकुलेट नहीं करते, पहले ये जरा 2 कॉलम बना लेते हैं, डेट और इंस्टॉलमेंट वाला, और यहां से फिर उनको जरा आइडिया हो जाता है कि ये फिगर कैसे निकालनी है। तो ये ऐसी एक समझ निकले आपकी बात की। अब भाईजान मुझे ये बता दें कि काफ़ी डिटेल से आपकी बात होगी है मेरी, कि जैसे ही मशीन आएगी तो मशीन के आते ही आपने कैश क्रेडिट करना है या किस्तों पे ले रहे हैं, कैश क्रेडिट करना है या किस्तों पे ले रहे हैं। अगर किस्तों पे ले रहे हैं तो अब जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे, डेटा हमारा यही होगा, सिर्फ 2 साल की जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहला साल हमारा कौन सा है, नहीं 31 दिसंबर 10 ना, ईयर एंड 31 दिसंबर 10, ये पहला साल है। ऊपर लिख लें जर्नल एंट्रीज। सवाल की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं पता क्या है, मेरी कोशिश होगी ज्यादा चीजें बनवा दूं सवाल की रिक्वायरमेंट से भी। अच्छा, ईयर एंड 31 दिसंबर 10 बता दें जी, ये आपके सामने अमाउंट्स हैं, सिर्फ वर्किंग 2 पे नजर रखनी है, वर्किंग 1 का कुछ नहीं करना। 1 जनवरी 10 को आप सारे सालों के इंटरेस्ट के लिए लाइबल फील करेंगे, या बैंक से उधार लेते हैं तो सिर्फ उधार के लिए लाइबल फील करते हैं, इंटरेस्ट के लिए तो आहिस्ता आहिस्ता फिर लाइबल फील करते हैं जैसे जैसे इस्तेमाल होती है। एसी लगाते ही एसी की लाइबिलिटी बुक करते हैं, या सारे सालों की बिजली की भी, एसी की लाइबिलिटी बुक करते हैं। ओके, तो मुझे बताएं, अब 412 वाली मशीन मेरे पास आ गई, 412 वाली अमाउंट आपको गिवन है, 412 वाली अमाउंट की ये एंट्री कर दूं इंट्रो की क्लास वाली, परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। एंट्री तो कोई इसी टाइप की होगी ना, होगी इसी टाइप की, बेसिक थीम उसकी यही होगी, चीज ले ली है, पैसे दे दिए हैं, दे देंगे। जिस तरह चीज उधार पे लेते थे, यहां चीजा, मशीन बड़ा सा उधार पे ले रहे हैं। तो मशीन, यार इसको ना पीपीई नहीं कहना, असल में इसमें कहानी ये होगी कि ये जो आपके नाम ट्रांसफर होगी ना वो 4 साल बाद होगी, अभी आपके नाम ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए ना इसको पीपीई या मशीन की जगह हम नाम रखा करेंगे इस्तेमाल करने का हक। होगा ये एसेट ही, नजर नॉन करंट एसेट्स में ही आएगा, होगा ये एसेट ही। इसका नाम रखेंगे 1 जनवरी 2010 को राइट ऑफ यूज डेबिट, इस्तेमाल करने का हक डेबिट। इसकी जगह अगर समझने के लिए आपने मशीन डेबिट लिखना है तो लिख लें, लेकिन ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है मशीन, राइट ऑफ यूज डेबिट। अच्छा, ये IFRS 16 पढ़ रहे हैं हम, IAS 16 नहीं है, IFRS 16 पुराना स्टैंडर्ड था, IAS 17 लीज का, वो डिलीट हो गया था, उसकी जगह नया स्टैंडर्ड आ गया IFRS 16। अच्छा जी, राइट ऑफ यूज डेबिट, पेबल की जगह इस पेबल का अच्छा सा नाम बैंक लोन नहीं है, क्योंकि बैंक लोन में होता है मशीन नहीं आती, पैसे आते हैं, तो इसका नाम है लीज वाली लायबिलिटी। कौन सी वाली लायबिलिटी, लीज वाली बिल्ली लाया, लीज लायबिलिटी। अच्छा जी, बताएं भाई कितने से एंट्री होगी, 412। ये क्या चक्कर है, मशीन आते ही मैं 412 के लिए क्यों लायबल फील कर रहा हूं, मशीन आते ही मैं 520 के लिए क्यों नहीं लायबल फील कर रहा। एक मजे की बात सुने, एक मजे की बात सुने, अगर मैं पहले साल के एंड पे जाके लीज कैंसिल करवा दूं तो मुझे सारे सालों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा या सिर्फ 1 साल का,
वो जो मैंने डायग्राम अभी बनाई थी सिर्फ 1 साल का देना पड़ेगा ना। और बिल फर्ज किसी वजह से मैं कहूं यार मैंने लीज पे मशीन नहीं लेनी, 1 जनवरी की शाम को उसके पास जाऊं और 1 जनवरी की शाम को उसको जाके कहूं भाईजान ये लीज कैंसिल करो, तो उसे मशीन वापस करनी पड़ेगी 412 वाली मुझे, या उसे 4 सालों का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा? भाई से मशीन वापस करनी पड़ेगी। तो बिल फर्ज मैंने समझाने के लिए बात की है कि मैं लायबल अपने आप को सिर्फ मशीन के लिए फील करूंगा लायबल। अच्छा जी, आप 31 दिसंबर 10 जब आ जाएगा, 31 दिसंबर 10, तो मुझे बता दें यार ये ना बैलेंस टाइप चीज है, इसकी नहीं एंट्री करनी। 31 दिसंबर 10 को जरा हिम्मत करके कोई एंट्री 1 मिनट के लिए सोच लें, फिर उसके बाद जो है वो उसमें से चलते हैं। आप कंपाउंड एंट्री करें। कंपाउंड से मुराद है 2 फिगर्स नहीं आएंगे, 2-3 फिगर्स आएंगे उसमें। अच्छा जी, लेसी की जेब से जब 40 लाख की गाड़ी ली थी तो 10-10 लाख हर साल उसकी जेब से जा रहा था। जेब से कितना जाएगा? 130। लाइबिलिटी कितने पे बुक की हुई है? 412 पे। 412 का कितना दे दिया? 89। तो लीज लाइबिलिटी डेबिट 89। इंटरेस्ट को खर्चे में डालूं या इनकम बुक करूं? लेसी की अकाउंटिंग कर रहा हूं, लेसर की। रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 31 दिसंबर 10 एंड 11 इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। जो बंदा एसेट लीज पे लेगा यानी किस्तों पे लेगा वो तो इंटरेस्ट का खर्चा बुक करेगा, और जो बैंक है वो इंटरेस्ट की इनकम बुक करेगा। तो इसमें इंटरेस्ट का खर्चा बुक करवाएं, इसलिए डेबिट साइड पे आ रही है, खर्चे डेबिट साइड पे आते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 41। ये पहले साल मेरी किस्त पे हो गई जिसमें थोड़ा सा पड़ा हुआ था इंटरेस्ट। टोटल किस्त पे हुई 130 की, उसमें इंटरेस्ट डाला 41, बाकी प्रिंसिपल पे कर दिया। और कोई एंट्री पहले साल? हाँ, मशीन की डेप्रिसिएशन, मशीन की डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, मशीन की डेप्रिसिएशन होगी, असल में वो मशीन की नहीं होगी, राइट ऑफ यूज की होगी। इसकी वजह सुन लें। एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ ना यार, ऐसे ना करें। लीगल फॉर्म, रियलिटी, जैसे कॉन्सेप्ट होता है ना प्रूडेंस, मटेरियलिटी, ऐसे ही एक अकाउंटेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मुश्किल लफ्ज़ से आसान मतलब है रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म के ऊपर, रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म के ऊपर। अच्छा मुझे ये बताएं, सवाल तो कह रहा था चौथे साल के एंड पे मशीन हमें मिल जाएगी, सवाल कह रहा था चौथे साल के एंड पे हमें मशीन मिल जाएगी, लेकिन अभी मुझे इससे ये बात बता दें कि 4 साल तक जब तक मशीन, यानी चौथे साल के एंड पे मशीन मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी। मिल तो ऑब्वियसली 1 जनवरी को जाएगी, चौथे साल के एंड पे मेरे नाम लग जाएगी। 4 साल मशीन किसके नाम होगी या 4 साल गाड़ी किसके नाम होगी? इस अरेंजमेंट में बताएं बैंक अपने नाम क्यों गाड़ी रखेगा 4 साल के लिए? सोच के बताएं। बैंक ने, साथ वाला आपका बिलावल है, साथ वाले घर वाला बिलावल, तो बिलावल ने गाड़ी बैंक से लीज पे ले ली, तो बैंक जो है वो गाड़ी अपने नाम रखेगा। वो किसका? एक्साइज का दफ्तर होता है ना, हाँ, एक्साइज के दफ्तर में जाके गाड़ी अपने नाम लगवाएगा बैंक या बिलावल के नाम लगवा देगा? अपने नाम क्यों लगवाएगा बैंक? इसलिए ताकि बिलावल किराया लेके रन अवे ना कर जाए, किराया लेके भाग ना जाए। तो फॉर सिक्योरिटी पर्पस बैंक्स क्या करते हैं? गाड़ी को अपने नाम लगवा लेते हैं। तो भाईजान लीगल फॉर्म ये होगी कि बैंक ओन कर रहा होगा इस गाड़ी को, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है रियलिटी में रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसके पास हैं? गाड़ी है तो झूठे कौन ले रहा है? लेसी। गाड़ी है तो एसी कौन चला रहा है? गाड़ी है तो मरी कौन जा रहा है? मौत के मुंह में मरी कौन जा रहा है? लेसी जा रहा है। गाड़ी है तो पेंचर कौन, आप तो रिवॉर्ड्स ही नजर आते हैं ना, पेंचर नजर नहीं आते। गाड़ी है तो पेंचर कौन लगवा रहा है? पेट्रोल कौन डलवा रहा है? तो इसका मतलब है असल तो तुम एंजॉय कर रहे हो गाड़ी को, तो हकीकतें देखा करो, ओनरशिप पे ना जाओ।
ओनरशिप तो किसके नाम है? तो आपका दिल चाह रहा होगा बैंक डेप्रिशिएट करे। ये स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं भाईजान, बैंक ने डेप्रिशिएट नहीं करनी, असल में तो बैंक ने बेच दी है किस्तों पे, बैंक ने बेच दी है किस्तों में, उसने ले ली है। और उस पीपी में मजबूरन इसलिए डेबिट नहीं करा कि पीपी का लफ्ज IAS 16 के लिए खास है ना, मशीन इसलिए डेबिट नहीं करा, मशीन की जगह राइट ऑफ यूज कराऊं, तो राइट ऑफ यूज इज जस्ट लाइक मशीन, तो इसको हम डेप्रिशिएट भी किया करेंगे। क्योंकि रियलिटी क्या है बोले, अब ये ना कहिएगा कि इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक क्या था, क्यों पढ़ाया था, सुन ले इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक क्या है। देखने में गाड़ी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स 2010, 11, 12, 13 में बैंक के पास पड़े होंगे, और आप जाके कभी भी पुलिस वाले रोकेंगे किसकी गाड़ी, आप कहेंगे जी ये कागजात निकालो, कागजात निकालो, आपकी गाड़ी है नहीं जी बैंक की गाड़ी है। वो उनको भी पता होगा बैंक की गाड़ी किस वजह से है, तो लीगली बैंक की गाड़ी होगी, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है नहीं, रियलिटी छा जाएगी लीगल फॉर्म पे। रियलिटी ये क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, बोले बोले इंजॉयड बाय लेसी, तो इसलिए यही डेप्रिशिएट करें। इसलिए इसी की किताबों में हमने नॉन करंट एसेट शो करना है, और इसको 412 पे शो ना कीजिएगा, ये घिसता भी जाएगा एसेट इस्तेमाल करके, तो इसको डेप्रिशिएट किया करेंगे। 31 दिसंबर 2010, बोले जी एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिशिएट किस तरह करेंगे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ मशीन 412, व्हाट इज द लाइफ 4 years। अच्छा ये एक अलग बहस है कि 4 साल के बाद जब हमारे पास मशीन आ जाएगी तो और भी इसकी उम्र होगी नहीं होगी, ये इतनी लंबी बहस है, इस पर हमारा पूरा एक दिन लग जाना है। तो फिलहाल आप बस सब कुछ छोड़ें, ये 4 साल की कोई गिवन है सवाल में टर्म, बस 4 साल के ऊपर कर दें फिलहाल। बाकी बड़ी लंबी बहस है कि अगर मशीन वापस आ जाए और फिर भी इसकी उम्र बकाया हो तो क्या करें, वो अलग बहस है, वो किसी दिन करेंगे जी। 412 डिवाइडेड बाय 4 साल 103। बता दें ये लस्सी के P&L में क्या क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन जाएगी खर्चे के तौर पे 103, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा 41। तो आज के बाद याद रखिएगा जी, जिन्होंने भी लीज लूज पे चीजें ली होती है ना, अक्सर आपने सुना होगा लीज पे चीजें ली हुई हैं, तो ये किराया नहीं खर्चे में डालते, किराए के बजाय क्या डालते हैं, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट डालते हैं, और एसेट इस्तेमाल करके उसकी जो वैल्यू का लॉस है वो डालते हैं, दैट इज इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो सादा सी बात याद रखने के लिए, उधार मुर्गी अंडे देती है और मज दूध देती है, तो सादा सी बात याद रखने के लिए, बैलेंस शीट में मशीन पड़ी होगी, P&L में जाके डेप्रिसिएशन देके वापस आ जाएगी, ठीक है, और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी पड़ी होगी, P&L में जाके इंटरेस्ट देके वापस आ जाएगी, ठीक है। तो लायबिलिटीज अगर पे ना करें तो वो क्या देती रहती हैं, इंटरेस्ट, और अगर मशीन रखी रखें तो वो क्या होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। इसलिए सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगले साल की एंट्रीज कर दें, बेहतर है अगर जगह हो ना तो रजिस्टर में इस साइड पे करें ताकि जरा कॉन्सेप्ट बने, वरना इधर भी करने को है। जल्दी करें, घड़ी के 12 बज गए। अगले साल की एंट्रीज कर दी हैं तो हाथ का कर दें, वेल डन। तकरीबन 20-30 लोगों ने कर ली हैं। ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। ओके, हाँ बिल्कुल। अब जी ईयर कौन सा है, 31 दिसंबर 11, जिसे आप 2011 का साल भी कह सकते हैं। ये 2010 का साल था, 11 का साल था। क्या सर दोबारा लीज पे लेंगे जाके, तो ये क्रॉस पेपर में लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं एंट्रीज आमने सामने आज के बाद किया करूंगा ताकि आपको हर साल की बात अलग अलग पता चले। तो अगले साल ऐसा लीज पे लेना नहीं, इसलिए अगले साल लीज पे लेने की कोई एंट्री नहीं, मशीन लेने नहीं जाएंगे हम, लेकिन अगले साल किराया देंगे। किराया में सिर्फ प्रिंसिपल होगा या किराया आहिस्ता आहिस्ता पे कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पे करने की वजह से किराए में इंटरेस्ट भी होगा। चलें जी, बताएं तारीख बताएं, 31, 12, 11। लेसी की जेब से कैश कितना जाएगा, 130। अच्छा इधर देखें, 412 में से कितना उधार वापस हो गया, 98। 412 पे बुक किया हुआ ना उधार, तो 412 में से उधार वापस हो गया, लीज लायबिलिटी 98। और डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आनी है, लेकिन बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, वो गिवन है, खर्चा। लायबिलिटी कम होने से डेबिट होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 32।
अच्छा इधर देख लें, पता चले किसी को बेसिक अकाउंटिंग की भूली हो। मशीन आ गई है तो मशीन बढ़ गई तो इंक्रीज इन एसेट डेबिट। मशीन के पैसे नहीं दिए, उधार हो गया तो उधार का बढ़ना क्रेडिट, और उधार वापस कर दिया, उधार का कम होना डेबिट, खर्चा बुक करना डेबिट, लेसी ने कैश पे किया कैश क्रेडिट, मशीन वैल्यू लूज कर गई, खर्चा डेबिट, मशीन क्रेडिट। अगर मशीन क्रेडिट नहीं करना तो अच्छा लफ्ज़ है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ओके आगे इसी तरह बस स्ट्रेट लाइन है, 103 लिखते हैं बस। 31 12 11 जी बोलें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 103। तीसरे साल की एंट्रीज मैंने नहीं करनी, आप मुझे ज़बानी बता दें तीसरे साल की एंट्रीज में। कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट 107 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 23 से, और इन द एंड डेप्रिसिएशन डेबिट और अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जितनी एंट्रीज करा रहा हूं उतना करें। आप ये नहीं पूछना आपने चौथे साल के एंड पे जब लीज खत्म हो जाएगी क्या एंट्रीज होंगी। जितनी एंट्रीज जिस तरह तरतीब से चल रही है बस उतनी चलाएं आप। ओके चलिए जी अब आप बनाएं इसका P&L, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अच्छा नाम लिखें बल्कि, P&L स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, असल में ना एसओसीआई में दो चीजें होती हैं, P&L और OCI। तो ये असल में P&L में चीजें जाती हैं। तो खर्चा बुक होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा जब ये बनती है ना, अब ये नहीं कि मैं इस एंट्री किसके नीचे बनाऊंगा, इस एंट्री किसके नीचे बनाऊंगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे जितना जगह होगी मैं उसको प्लान करके चलूंगा। तो मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं 2 सालों के बनाऊंगा, लेकिन इसमें तरीका ये होता है कि 31 12 11 हमारे वाला जो लेटेस्ट साल है इसको इधर लिख लें, और जो पिछला साल है इसको यहां लिख लें कंपैरेटिव में। लेकिन फिलहाल मैं 31 12 11 मिटा रहा हूं ताकि पहले 10 को कवर कर लें। 10 में आए जी, ये एसेट है बिल्कुल, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, ये खर्चा है इंटरेस्ट एक्सपेंस 41, ये खर्चा है, और ये एसेट कम हो रहा है खर्चा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जी 103। नेक्स्ट अगला किस साल का, 31 12 11। इंटरेस्ट का खर्चा 32 और डेप्रीसिएशन 103। ये दोनों सालों का क्या बन गया, P&L। अब मेरे पास इस साइड पे जगह है, इधर मैं बैलेंस शीट बनाने लगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये एसओसीआई क्या होती है, फॉर द ईयर या एज ऑन, फॉर द ईयर। और एसओएफपी क्या होती है, एज ऑन। भाई ये लैपटॉप का टाइमर ना खत्म कर देना क्लास के बाद। ओके एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31 12 10 और 31 12 11। ओके नॉन करंट एसेट्स, क्या जी, नॉन करंट एसेट्स। ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी, ये ढूंढिएगा इधर किधर है, वैसे मुझे लगता है मिलनी नहीं है इस वक्त। ओहो चलिए वो मैं दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में आए इधर, नॉन करंट एसेट्स में आए पीपी, बायोलॉजिकल एसेट, इंटेंजिबल, क्या नाम रखेंगे, राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज क्लियर। फिगर्स निकाल दें, बुक वैल्यू 31 12 10 की और 11 की, जैसे कि फिक्स एसेट्स में निकालते थे। जल्दी निकाल दें फिगर्स। जी 31 12 10
मैं जरा नीचे ब्रैकेट में थोड़ी कैलकुलेशन करने लगा हूँ। कॉस्ट बोलें, कॉस्ट ये वाली लिया करनी है मशीन वाली 412, दे दें ये वाली कॉस्ट लिया करनी है 412 माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी 309। अच्छा, आप 309 में से आप 103 भी माइनस कर सकते हैं, या अगर वेले बैठे हुए हैं कोई काम नहीं तो मक्खियां मारते हैं। 412 माइनस 103 माइनस 103, 412 माइनस 103 माइनस 103 206। इधर यही निकाली थी। ओके, ये इधर ले आओ यार। ये देखें जी, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैंने आपके सामने ओपन की है बैलेंस शीट। उसमें क्या आ रहे हैं, एसेट्स में क्या आ रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अलग आ रहा है और राइट ऑफ यूज अलग आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी FR1 वाली आ रही है, इनटेंजिबल IAS 38 वाली आ रहे हैं। ठीक है ना, शेड में लंगा नीचे नहीं जाना, अभी नहीं, अभी हम छोटे हैं, इतना सा देख लें। ये समझ आ रहा है, राइट ऑफ यूज आ रहे हैं। अच्छा, तो बैलेंस शीट में बता दें, कोई बड़ी सी कंपनी हो, उसकी छोटी सी बैलेंस शीट हो एक सफे की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें एसेट्स में क्या नजर आते हैं, राइट ऑफ यूज एसेट्स। अच्छा, अब मैं जाने लगा हूं लायबिलिटी साइड पे। किस साइड पे, लायबिलिटी साइड पे, जिसको आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटी साइड पे अगर आप नजर मारें, हिम्मत करें, 2-3 बंदे इधर आए, लीज लायबिलिटीज और करंट पोर्शन ऑफ, ये लीज, ये इन्होंने अच्छा नहीं किया, नॉन करंट लायबिलिटीज इनको नहीं लिखना चाहिए था, इनको अलग से लीज लायबिलिटी शो करना चाहिए था। वैसे ये भी एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। लीज लायबिलिटीज भी आ रही हैं और साथ लीज लायबिलिटीज का कोई करंट पोर्शन भी आ रहा है। तो आज हमने करंट नॉन करंट सीखना है, और से बात समझिएगा, करंट और नॉन करंट सीखना है। तो राइट ऑफ यूज भी नजर आएगा बैलेंस शीट में, और साथ यार ये कैश वगैरह नहीं नजर आता बैलेंस शीट में। कैश आ जा रहा होता है बिजनेस में, इतना ज्यादा पड़ा भी होता है, कोई कैश वगैरह शो नहीं होता, कैश के अलावा बाकी आइटम्स शो होते हैं। ओके, इधर एक भाई बैठे होते थे, वो आज नजर नहीं आ रहे, काफी सवाल पूछते थे, नहीं आए ना, हाँ, अफसोस। अच्छा जी, नॉन करंट लायबिलिटीज, क्या लीज लायबिलिटी की जगह बेहतर लफ्ज है लीज ऑब्लिगेशन। अच्छा, इसमें से लीज लायबिलिटीज लिखा हुआ है, तो लीज लायबिलिटीज भी लिखने में कोई हर्ज नहीं, लीज ऑब्लिगेशन भी है क्या, प्लस लिख रहे हैं, जो मर्जी लिख रहे हैं, लीज लायबिलिटी, लीज ऑब्लिगेशन, लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी। अभी मैंने 2011 की मिटा दी है, पहले मैं जरा 10 की आपको बैलेंस शीट मुकम्मल करवा दूं। लीज ऑब्लिगेशन, और उसके बाद नहीं करंट पोर्शन जज्बाती नहीं, पहले हेडिंग देनी है करंट लायबिलिटीज। इधर लाओ कैमरा, पहले क्या हेडिंग देनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब जो करंट लायबिलिटीज हैं इसमें लिखना है करंट, आवाज थोड़ा, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी। लीज ऑब्लिगेशन ही लिखें तो वो कंसिस्टेंट रहे ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन। क्लियर, बैठ जाए जरा, आप लोग, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, आखिरी बेंच पे बैठ लें। अच्छा भाई, अब आप मुझे ये बता दें, ये सोतों को जगा दें, सिर्फ आपने 1 मिनट देना है, आपको बात क्लियर हो जाएगी। यार मुझे बता दें, लीज ऑब्लिगेशन क्या है, लीज ऑब्लिगेशन, लीज लायबिलिटी, ये प्रिंसिपल है ना, एग्रीड। व्हाट इज लीज ऑब्लिगेशन, प्रिंसिपल अमाउंट। अब मुझे ये बता दें, हमारे साल की पेमेंट के बाद लायबिलिटी पड़ी होगी या हमारे साल की पेमेंट से पहली वाली लायबिलिटी चाहिए। मुझे बताएं लायबिलिटी क्या होती है आफ्टर हमारे साल की पेमेंट, बाकी लायबिलिटी होती है ना। व्हाट इज लायबिलिटी, पेमेंट्स के बाद वाली लायबिलिटी होती है ना, पेमेंट्स के बाद वाली अमाउंट को क्या कहते हैं, बोलें लायबिलिटी। क्लियर, पेमेंट्स के बाद वाली अमाउंट को कहते हैं लायबिलिटी। अच्छा, अब मुझे बता दें, ये लीज लायबिलिटी थी प्रिंसिपल, और ये इसका ब्रेकअप था, इसमें से ये हमारे साल पे हो गई। अगर ये पे हो गई तो इसके नीचे क्या पड़ा हुआ है, पेएबल। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12/10 गाइस, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 31/12, देन दिस इज पेड, दिस इज थल्ले थल्ले पेएबल।
तो पेमेंट के नीचे अगर मैं लाइन लगा दूं, कौन सी पेमेंट के नीचे? हमारे साल की पेमेंट के नीचे। अगर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दूं तो नीचे क्या पड़े होंगे? पेमेंट के नीचे क्या पड़ा होता है? पेबल पड़ा होता है। 31/12/10 को तो सोचे ना, ये पेबल ही है ना। तो व्हाट इज पेड, व्हाट इज पेबल? अब मजे की बात सुने, 2010 में मैं खड़ा हूं, 11 वालों को आपको पता है, एक साल के अंदर वालों को करंट कहते हैं और एक साल के बाद वालों को नॉन करंट कहते हैं। अब मैं इधर टिक करने लगा हूं, ये है करंट और ये दोनों नॉन करंट। क्या मतलब? आई एम स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 10, जो एक साल के अंदर अंदर पे कर देनी है, यानी 11 में 11 वालियों को करंट और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 वालियों को नॉन करंट। तो नॉन करंट हमारी ये वाली अमाउंट्स हैं। अच्छा, वैसे ही क्लास के बाद बच्चे आते हैं, कहते हैं हमने इन दोनों को जमा करके देखा था, इसके बराबर आ रहा था। तो हमेशा ये बराबर आया करेगा, जाहिर सी बात है, हमेशा ये बराबर आया करेगा। क्यों क्यों क्यों? ये उधार था, इतना उधार उतार देंगे अगले साल, बकाया सालों में इतना उतारेंगे, ठीक है। तो इस अमाउंट को भी आप उठा सकते हैं, बिल्कुल रिस्क फ्री तरीका है, कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। पहले मुझे ये बता दें, ओपनिंग पेबल कितना था? वो लीज के शुरू का हमारे साल की पेमेंट, ओपनिंग पेबल माइनस पेमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग पेबल। दिस क्लोजिंग पेबल टूट के ये हिस्से हो गए, इस क्लोजिंग पेबल में से कितना एक साल के अंदर, कितना एक साल के बाद? क्लियर? आप बता दें करंट पोर्शन कितना है? 98। और नॉन करंट, मेरे पास थोड़ी सी ना इधर जगह, जरा मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। नॉन करंट 10 प्लस 118 इज इक्वल टू 20225। ओके, अगले साल का जरा ट्राई करें। दानिश इधर आ जाए, दानिश को भेज दो। ओके चलो ठीक है, इधर देखें भाई, यही सवाल आपने होमवर्क में दोबारा करना है। 31/12/11 ये तो निकला, बता कितना था? 206। अच्छा यार, मुझे कोई बता सकता है कि मुझे पहले क्या चाहिए, 11 के साल की पेमेंट या पेबल? पेमेंट। 11 के साल की पेमेंट, पेमेंट के बाद वाले जो होते हैं बाकी क्या होते हैं? पेबल। जैसे आप फीस है, पेमेंट कुछ कर दी, बाकी पेबल होती है, वरना वो आए हुए हैं हजरात। अच्छा तो तू परेशान हो गया ऐसे हुए। अच्छा तो पेमेंट के बाद वाला क्या होता है? समझ आ रही है ना? पेमेंट के बाद वाला क्या होता है? पेबल। अब मेरा कौन सा साल है जी? 31/12/11। 31/12/11 की रात को जब मैं खड़ा हूंगा 11:55 पर, 31/12/11 की रात को खड़ा हूंगा 11:55 पर, तो उससे चंद घंटे पहले शाम 5 बजे बैंक को एक पेमेंट करके आया हूंगा। जब बैंक बंद हो रहा होगा शाम 5 बजे एक पेमेंट करके आया हूंगा। तो मुझे बता दें 31/12/11 की पहले पेमेंट ढूंढे, 31/12/11 की पेमेंट ढूंढे। पेमेंट के नीचे अगर लाइन लगा दें तो बकाया क्या बच जाएंगे? पेबल। 11 के साल के लिए करंट साल 1 साल होता है 12, ये 12 करंट में चला जाएगा और ये 118। कितने लोगों ने यही किया था? ओके, करंट बोले, असूल याद रख लें, पहले करंट मारा करना है, पहले करंट मारा करना है, फिर पीछे कुछ रह ही नहीं जाना। अच्छा 107 और नॉन करंट 118। ओके, अब आप लोगों ने 10 मिनट तसल्ली से बैठे रहने और MCQs IAS 41 के हैं, वो आप लोगों ने 10 मिनट में सॉल्व कर देने हैं, फिर उसके बाद आपको छुट्टी हो जाएगी। आप लोगों ने 10 मिनट तसल्ली से बैठे रहने। ना 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 पुत्र, ना पुत्र, ऐसे नहीं। आ जाए ये भाई इधर, रेड शर्ट वाले, रेड शर्ट वाले भाई आ जाए इधर। यार इंटरेस्ट पेबल में नहीं जाएगा, इसमें मुझे याद कराइएगा, कल बात करूंगा, आज मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाह रहा। असल में जितना इंटरेस्ट है वो साथ साथ पे हो रहा है और अगले सालों के बिजली के बिल की टेंशन नहीं है, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाह रहा था। भाई ने सवाल छेड़ दिया, मैंने इसका छेड़ा हुआ सवाल वापस कर दिया है। तो इंटरेस्ट पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, इंटरेस्ट पेबल है या नहीं। अच्छा
अब भाईजान आपने करना ये है कि ये बच्चे बैठे हुए हैं और आपने, अच्छा ये ना दो एमसीक्यूज काट दें, ये अब सिलेबस में नहीं रहे। एमसीक्यू नंबर 7 और एमसीक्यू नंबर 2, नहीं 1 मिनट, 2 नहीं, अब्दुल्ला एक और कौन सा था? हाँ बस ठीक है, कोई एक और था, चलें वो मैं कल कटवा दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी आपके पास 15 सेकंड हुआ करेंगे एक एमसीक्यू के लिए। 15 सेकंड के बाद ये अगला एमसीक्यू आपके सामने खोल देंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी करें। 15 सेकंड एक एमसीक्यू के लिए हैं। 15 सेकंड बाद ऊपर कर देना, खाली इनको 2 नजर आए, और जो किया हुआ उसको नहीं करना, और फिर कल इनकी डिस्कशन होगी। जल्दी करें, 15 सेकंड, 15 सेकंड फी एमसीक्यू। आप लोग अपनी चेकिंग शुरू कर दें। और कल आप लोगों ने यही सवाल करके लाना है। और ऑनलाइन वालों के लिए मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, बंद कर दो।